दोस्तों 9 दिसंबर को हमारा सबसे पहले कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको क्या तैयारी कराते जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख ली होगी। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से तैयारी करने वाले हैं। सेट ए है आपका, जिस टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं और जिस पैटर्न पर रहने वाले हैं वो आपको उसी अनुसार आपको क्या है मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और जितने क्वेश्चन बताऊं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और जितना मैं आपको ये पेपर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है तैयार करते जाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे क्या आ जाते हैं 6 नंबर के रहते हैं सही विकल्प। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। मतलब एक वस्तु का, एक उद्योग का, एक फर्म का किस में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ओके, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र की हम दोस्तों बात करते हैं उसमें क्या संपूर्ण इकाई ली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता हमारी घटती जाती है। जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ाते जाते हैं सीमांत उपयोगिता हमारी घटती जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्थिर लागत है। स्थिर लागत है तो दोस्तों हमारा जो स्थिर लागत में क्या आ जाएगा? जो श्रम है, ये श्रम हमारा क्या है? स्थिर लागत है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है। प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है तो इसका दोस्तों आपका होटल होना चाहिए। ओके, होटल नहीं, खनन नहीं होगा, आपका होटल होगा क्योंकि कृषि भी आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र में, मछली पालन, खनन, ये आपके तीनों प्राथमिक क्षेत्र है। होटल आपका ये नहीं आता। ओके, नेक्स्ट आपका है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 12 नंबर का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। तो आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध पता होंगे। ओके, 3 पॉइंट है संबंध के, तो अगर वो आपको पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ओके, कब आपका क्या है धनात्मक होती है सीमांत उपयोगिता, किस कंडीशन में ऋणात्मक होती है, कब शून्य होती है, ये आपको तैयार करके रखना है। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आपका बनता है। ओके, आगे हम क्वेश्चन आंसर में भी देखेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध समझेंगे। ओके, नेक्स्ट अब रेगिस्तान की पूर्ति कर लेते हैं। 6 नंबर का दोस्तों हमारा रहने वाला है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें मांग की लोच की श्रेणियां हैं। तो मांग की लोच की श्रेणियां कितनी है? तो 5 श्रेणियां। ओके, तो 5 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होता है तो वो क्या हमारा क्या होता है? कुल लागत कहलाता है। स्थिर लागत जब परिवर्तनशील लागत को हम जोड़ देते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? कुल लागत निकल कर आती है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति डेट का एक भाग है। तो वस्तु की पूर्ति क्या है? आपका एक स्टॉक का भाग होता है। स्टॉक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अति लघु उत्तरी में, तो स्टॉक की आपको परिभाषा तैयार करके रखना है। नेक्स्ट डेट का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो किसका आशय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार साम्य से। ओके, बाजार साम्य का आशय हमारा क्या संतुलन की स्थिति से होता है। नेक्स्ट आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में डेट को जाना जाता है तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहा जाता है? एडम स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विदेशी विनिमय दर को डेट दर भी कहते हैं। तो कौन सी दर कहते हैं? मुद्रा विनिमय कहते हैं। ओके, तो मुद्रा विनिमय इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाती है हमारी सही जोड़ियां। सही जोड़ियां पहला है निवेश। तो निवेश दोस्तों हमें किससे मिलाना है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा भौतिक पूर्ति स्टॉक। भौतिक पूर्ति स्टॉक से हमारा मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 MPC। नेक्स्ट बचत, तो बचत का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रिसाव। ओके, ये तीसरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तु हमारा हो जाएगा कार व पेट्रोल हमारी क्या है? पूरक वस्तुएं होती है। ओके, तो ये 5वां है। अभी चौथा आपका रह गया तो समष्टि अर्थशास्त्र। तो चौथा आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, ये क्या है आपका? योगात्मक अर्थशास्त्र है। ये चौथा हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारा अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं हो जाएगा दोस्तों हमारा अंतिम उपभोक्ता, ये हो जाएगा 6वां। फिर नेक्स्ट हमारा स्थापन्न वस्तुएं। तो स्थापन्न वस्तुएं का कॉफी और चाय हमारी क्या है? स्थापन्न वस्तुएं। स्थापन्न वस्तुएं क्या कहलाती हैं कि जैसे अगर एक नहीं मिल रही तो दूसरे से हम काम चला लें। जैसे मैं चाय पीता हूं और चाय नहीं मिल रही तो कॉफी मिल जाए तो काम चल जाएगा। ओके, कोई कॉफी पीता है तो कॉफी ना मिले चाय मिल जाएगा, तो एक के स्थान पर हम दूसरा परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, और पूरक वस्तु में क्या होती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर रहती है। ओके, कार किस पर निर्भर है? पेट्रोल पर निर्भर रहते हैं। ओके, और पेट्रोल भी क्या है? कार पर निर्भर रहती है कि कार ज्यादा चलेगी। ओके, तो पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा। इस प्रकार से निर्भरता रहती है पूरक वस्तु में। स्थापन्न वस्तु में क्या एक स्थान पर हम दूसरा काम चला लेते हैं। इस टाइप से आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तु से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट को आपको समझ के रखना है और जिस टाइप के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको पढ़ते रहना है। तैयारी आपकी हो जाएगी। आपकी अभी ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी तो हो ही रही, इसके साथ ही आपके प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। कुछ अलग से सिलेबस नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर ये क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीधी बात है, वही उसी बुक का है, वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसी के इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो कुछ अलग से तो चलती नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए बुक, वही
उसी से आपका रहता है। ओके, तो ये आपका है बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। 7 नंबर का दोस्तों हमारा रहता है। पहला, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विलासिता की जो वस्तुओं की मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है। तो कैसी होती है? अत्यधिक लोचदार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत क्या है? या खोई हुई की जो लागत होती है वो अवसर लागत आपकी कहलाती है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कौन सी कीमत कहलाती है? तो ये दोस्तों हमारी निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाती है, निम्नतम निर्धारित कीमत। नेक्स्ट है, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम दोस्तों इसमें क्या कहते हैं? श्रमिक की मजदूरी दर, श्रमिक की मजदूरी दर। नेक्स्ट है, किस आय को किसी विशिष्ट वर्ष की औसत आय माना जाता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद विशिष्ट वर्ष की औसत आय माना जाता है। जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो ये 0 से अधिक और 1 से कम होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0 से अधिक और 1 से कम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मुद्रा संकुचन क्या है? तो मुद्रा संकुचन क्या होता है कि जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो कीमतें क्या गिरती चली जाएंगी, वो आपका कहलाता है मुद्रा संकुचन। सिंपल है, मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे सत्य आ जाते हैं। पहला है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उपयोगिता क्या होती है? व्यक्तिगत होती है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, सीमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सीमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। बाजार मांग वक्र औसत सप्राप्ति वक्र है। तो ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का पूर्ण सूचक होता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, पूर्ण सूचक नहीं होता है, इसलिए आपको यह सत्य हो रहा है। वस्तु विनिमय की कठिनाइयां मुद्रा से दूर नहीं हुई। तो ये आपका दोस्तों क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या जो वस्तु विनिमय में क्या होता था? वस्तु विनिमय में क्या है? आपको कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो जरूरी नहीं कि आप जो मुझे दे रहे हैं मुझे आवश्यकता होगी। तो ये जो कठिनाई थी, ये क्या मुद्रा जब आ गई, पैसे, तो अब पैसे तो सबको चाहिए पड़ता है। ओके, कोई भी एक दूसरे से कोई भी सामान पैसे के माध्यम से खरीद सकता है, तो कठिनाइयां दूर हो गई, इसलिए। लेकिन यहाँ लिखा नहीं, इसलिए आपका असत्य हो रहा। जैसे पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पूर्ण रोजगार का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जितने लोग बेरोजगार हैं तो 100% लोगों को है नौकरियां मिल जाए, कोई इस टाइप से आपका दिया हुआ है। तो पूर्ण रोजगार का मतलब पूरा शून्य बेरोजगारी से नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में से हमारे 2 अंक वाले स्टार्ट हो जाते हैं, और प्रश्न क्रमांक 6 में से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक हमारे क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? अथवा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र, या यंत्र हो जाएगा। ओके, यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट करना है, इस बात को आपको क्या स्पष्ट करना है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम उत्तर देख लेते हैं। मैंने पूरा उत्तर शीट भी आपके लिए तैयार की है, ताकि दोस्तों आपको बताने में और आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो मुझे। ओके, तो ये आपका उत्तर पूरा टाइप करके तैयार किया गया है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है समझिएगा। प्रोफेसर सॉल्यूशन के अनुसार एक उत्पादन संभावना रेखा यहाँ हो जाएगा आपका चुनने। ओके, चुनने की सूची को बताती है। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्राय इस प्रकार की रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं, जो समान विशेष पर अर्थशास्त्र की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करता है। मेन आका उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है कि क्या होता है, कितनी संभावना उसको, कितनी उसको चुनने की सूची हो जाती है, किस टाइप से हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं उसकी सूची होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा अथवा में था व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य यंत्र आपका क्या है? मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। ओके, तो इसे आपको क्या स्पष्ट करना है। तो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु विश्लेषण की कीमत या उत्पादन कि किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर सुलजे के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। तो ये लाइन किसने कही है? तो प्रोफेसर सुलजे ने कही है। ये भी याद रखना है, वस्तुनिष्ठ से पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है, अवसर लागत से क्या तात्पर्य है? अथवा में है अवसर उत्पादन किसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। तो अवसर लागत से क्या तात्पर्य है? अगर आपको क्या समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अवसर लागत से क्या तात्पर्य है? अवसर लागत इसका आशय अतीत या खोए हुए अवसर की लागत से होता है। अभी में हमने क्या है एक वाक्य में भी इसे पढ़ा था। सरल शब्दों में किसी वस्तु या सेवा की अवसर लागत उस वस्तु या सेवा के किसी दूसरे वैकल्पिक प्रयोग से अर्जित किए जा सकने का एक मापीय आगम होता है। आगे देख लेते हैं। अथवा हमसे पूछा जा रहा है औसत उत्पादन किसे कहते हैं? औसत उत्पादन सिंपल है, एक लाइन में आपको याद रखना है कि कुल उत्पादन का, जब कुल उत्पादन का दोस्तों हम यह भाग लगाते हैं किसमें? परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में। फॉर्मूला याद करिए, औसत उत्पाद एपी बराबर होता है कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की संख्या। ये आपको याद रखना है, तो बस आपका तैयार हो जाएगा। बाकी उसी चीज को लिख दिया गया है। तो औसत उत्पाद आपका क्या हेडिंग डाली है, ये कुल उत्पाद में
परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर औसत उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार औसत उत्पाद का आशय परिवर्तनशील साधनों का प्रति इकाई उत्पाद से है। सूत्र आपका इस प्रकार से रहने वाला है, कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की संख्या। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां है, अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, कीमत सीमा क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। एडम स्मिथ के समय यह मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। हमारी अंतर्दृष्टि भी यही कहती है कि अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि तथा अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करेगा। ये हो जाता कंप्लीट। आगे नेक्स्ट हमारा कीमत सीमा क्या है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में इतना ही लिखना है, दो नंबर का है, 2 लाइन का लिखना है, ज्यादा आपको डिटेल से नहीं लिखना है। ओके, कीमत सीमा क्या है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा या अधिकतम कीमत को क्या कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो पेपर में आप क्वेश्चन को घुमा भी दिया जा सकता है कि उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, तो वही बात है। कीमत सीमा क्या है, तो भी आपकी यही बात रहने वाली है। क्या होता है कि सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा या अधिकतम कीमत को हम क्या है कीमत सीमा कह देते हैं या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। समानता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि का उच्चतम कीमत क्या है कीमत का निर्धारण किया जाता है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभी भी आप देखते होंगे ओके, सोयाबीन का और भी आपके चावल गेहूं का सरकार द्वारा क्या है एक रकम फिक्स की जाती है इसके लिए। ओके, उससे हम क्या है कीमत सीमा कहेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नतम निर्धारित कीमत के उदाहरण बताइए। अथवा में है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये भी जितने क्वेश्चन बता रहे हो एकदम सभी सिलेक्टेड है और प्रीवियस ईयर पेपर में ये सभी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमारा निम्नतम निर्धारित कीमत के आपको उदाहरण बताने हैं। तो निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा कीमत तल को निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। सरकार द्वारा किसी वस्तु की जो न्यूनतम सीमा होती है कि मतलब किसी भी चीज को कम से कम इतने में तो खरीदना ही है, वो आपकी कहलाएगी निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ओके, तो ये आपकी परिभाषा हो जाती है। परिभाषा पूछे जाए तो भी आपको मैंने बता दिया है। उदाहरण में आपको देख सकते हैं, यह साम कीमत से अधिक होती है। निम्नतम निर्धारित कीमत के उदाहरण है। उदाहरण आपके क्या है, कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी विधान। तो ये आपके क्या है 2 उदाहरण दिए हुए हैं, तैयार करके रखना है। अथवा में दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। तो यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो तो उस कीमत पर हम क्या है बाजार में अधिमांग कहलाती है। कंप्लीट हो जाता है। एक लाइन का आंसर दिया है, तैयार करके जाना। देखिए ये आपके इजी होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करना। ओके, लेकिन आपने उस टॉपिक को समझा हो। अगर आपने समझा नहीं है तो फिर ना आप रट पाएंगे, ना ही दोस्तों आप क्या है उस क्वेश्चन को रट पाएंगे, ना ही अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अच्छे से आप तैयार करना चाहते हैं तो रटना भी थोड़ा बहुत पड़ता है, साथ ही समझना भी पड़ता है। ओके, दोनों चीज आपका योगदान रहता है उसी क्वेश्चन को तैयार करने में। तो आपको पहले टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए और उसके बाद क्या है क्वेश्चन उससे संबंधित तैयार करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न 10वां हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है। अथवा में क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है। एक देश को राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग, जिसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनें, पूंजी की घिसावट का हास घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन के आय को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय में क्या रहता है, एक साल में किसी भी देश के एक साल में जितनी भी वस्तुओं का क्या हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या है मूल्य है। ओके, उनका वस्तुओं की कीमत उनका जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद उसमें उसके घटाया भी जाता है। क्या घटाया जाता है, मशीनों एवं जो पूंजी में घिसावट आई है, उसमें कमी आई है, उसको घटाया दिया जाता है। साथ ही विदेशों जो है मुद्रा प्राप्त हुई है, विदेशों से जो में क्या है आमदनी आई है, चीजें आई हैं, उनको क्या है उसमें भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। अथवा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। तो किसी राष्ट्र में एक निश्चित समयावधि में जिन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये वस्तुएं एवं सेवाएं उपभोक्ता तथा पूंजीगत दोनों प्रकार की होती हैं। तो ये आपका दिया सकल घरेलू उत्पाद से आशय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, तैयार करके रखना है। जितने बता रहा हूँ सभी आपके सिलेक्टेड है, तैयार करके आपको रखना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। अथवा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों आय का आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बताना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे क्या है जीएनपी भी कहा जाता है, एक व्यापक अवधारणा है। यदि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए
जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का ये आपके यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, आपका दिया हुआ है ये फॉर्मूला, आप इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोला जाता है, जीएनपी कहा जाता है। ओके, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके, सकल घरेलू उत्पाद में हमें क्या करना है, जो विदेशों से हमें जो शुद्ध साधन प्राप्त हुए, शुद्ध जो हमें आमदनी प्राप्त हुई है, उसको हम क्या जोड़ देते हैं, जब किस में, सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, तो हमें क्या है, जीएनपी प्राप्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं उन्हें कहते हैं, उपभोग वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता का उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, पुस्तकें, कार आदि उपभोक्ता वस्तुएं हैं, क्योंकि इनसे भिन्न भिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको क्या है, मानवीय आवश्यकताओं के उपयोग में आती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो सभी हमारी क्या है, उपभोग वस्तुएं कहलाती है। ओके, ये जैसे आपका रोटी, कपड़ा, पुस्तक है, ये आपका दिया हुआ, सिंपल है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप कक्षा 12 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसके बाद जनवरी में प्री बोर्ड है, फरवरी में दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम रहने वाली है एमपी बोर्ड की, तो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या फायदा, आपको क्या मिलने वाला है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या है, पहले पूरा जो भी मटेरियल मिलेगा, टाइप मटेरियल मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी सॉल्यूशन मैंने दिखाया, टाइप करके तैयार की गई। ओके, तो उसमें आपको ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्लस आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले। ओके, और आपके सभी अध्याय को रहने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछले साल के पेपर सॉल्यूशन के साथ मॉडल पेपर रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिससे आप क्या है प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मॉडल पेपर रहेगा, सॉल्यूशन के साथ प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर कोर्स को ज्वाइन करके प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 9039534479 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल आपकी नाम आपकी फीस में दोस्तों आपकी प्रॉपर तैयारी करा दी जाएगी और प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां है, एसएलआर किसे कहते हैं। अथवा में क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएलआर वाला क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, तो एसएलआर किसे कहते हैं, बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है, इसे वैधानिक तरलता अनुपात अथवा एसएलआर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, शॉर्ट में आपका एसएलआर कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये आपका रहने वाला क्या कहता है, बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल के रूप में रखना अनिवार्य होता है, इसे एसएलआर कहा जाता है। इतना बस आपका दिया हुआ है। एक वाक्य में भी आ सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद तो इस बारे में आप जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु या सेवा के विनिमय किया जाता था। ओके, कि मान लीजिए मुझे क्या है, चावल की आवश्यकता है, तो और आपको क्या है, चीनी शक्कर की आवश्यकता है, तो मैं आपको चावल दे दूंगा, आप मुझे क्या शक्कर दे देंगे, तो ये होता है वस्तु विनिमय। ओके, तो उदाहरण के लिए यदि किसी गांव में बढ़ई या लोहार की सेवाओं के बदले उसे एक क्विंटल, यहाँ क्विंटल लिख लीजिएगा, ओके, क्विंटल गेहूं दिया जाए, तो वो है वस्तु विनिमय कहलाएगा। मान लीजिए किसी लोहार से या बढ़ई से मान लीजिए मैं क्या है, एक चौखट बनवाता हूँ, ओके, पलंग बनवाता हूँ सब, ओके, और उस पर उसको मैं क्या है, उसे मेहनताना उसका देना है, तो उस समय तो क्या है, मुद्रा चलती नहीं पहले समय में, तो यही होता था, उसे वस्तु विनिमय में क्या दिया जाता, उसे गेहूं, चावल, उसकी आवश्यकता के लिए चीजें दे दी जाती थी, तो ये आपका कहलाता वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, समग्र मांग के कोई 2 घटक आपको लिखना है। अथवा में है, सेटेरिस पारिवश की मान्यता किसे कहते हैं। तो समग्र मांग के कोई आपको 2 घटक बताना है, तो पहला घटक है उपभोक्ता, दूसरा है निवेश, तीसरा है आपका सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सब आपके घटक दिए हुए 4 घटक बता दिए हैं। नेक्स्ट है सेटेरिस पारिवश की मान्यता, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या है एक आपका सॉल्यूशन, यह प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्रारूपीकरण है जिसमें सेटेरिस पारिवश की मान्यता कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे हम निम्न प्रकार से इस प्रक्रिया में विचार कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल के साथ थोड़ा आपको समझाया जा रहा है ये क्या बात हो रही है कि 2 समीकरण को परिवर्ती x और y का मूल्य निकालने के लिए हम प्रथम समीकरण को x का मूल्य y के पदों में लिखते हैं और इस मूल्य को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर पूर्ण हल कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ा शॉर्ट रूप में दिया हुआ है, तो फिर आपको क्या है थोड़ा समझ में दिक्कत हो सकती है। अब ये पूरा टॉपिक पढ़ा होगा, ओके, तो फिर आपको इजी रूप में समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, उपभोग फलन किसे कहते हैं। अथवा में है मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है मितव्ययिता का विरोधाभास वाला। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो ये आपका दोस्तों दिया हुआ उपभोग फलन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन आपका इस दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है कि क्या होता है उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय उपभोग के संबंध को प्रदर्शित करती है। यह कुल उपभोग तथा समस्त राष्ट्रीय आय इन दो समूहों के बीच क्या है, फलात्मक संबंध है। और यहाँ फिर आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा इसमें बताया गया है। ओके, यहाँ क्या है सी इक्वल टू होता है एफ बाई, जिसमें सी आपका उपभोग है, एफ फलन है और वाई आपकी आय है। नेक्स्ट हमारा मितव्ययिता का विरोधाभास है, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। पूरा आपको ये दिया हुआ है, थोड़ा आपको समझाने के लिए इसमें दिया हुआ है, बाकी आप इसमें क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। कई बार ये क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में भी आ जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है अथवा में है अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। तो प्रभावपूर्ण मांग क्या है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, थोड़ा लॉन्ग दिया हुआ है समझाने की दृष्टि से, तो आपको अच्छे से पहले समझकर आप तैयार करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा और अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। रटेंगे तो आपको भूल जाएगा। ओके, इकोनॉमिक्स इसलिए आपको डिफिकल्ट लगती है क्योंकि आप क्या है ज्यादा रटने का प्रयास करते हैं, थोड़ा आपको समझना है और आपको थोड़ा बहुत रटना भी है, तब आपको क्या है ये आपका लंबे समय तक तैयार रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अत्यधिक मांग क्या है। तो अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यदि आय का साम्य स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर के बाद निर्धारित होता है तो यह अतिरेक मांग की स्थिति कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब समग्र मांग अधिक होती है तब समग्र पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समग्र मांग बढ़ेगी, समग्र पूर्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मांग की आधिक्य कहते हैं या अत्यधिक मांग कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके 15 तक 2 अंकी वाले रहते हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 16 आता है, 17वां, 18वां, 19वां, वो आपके 3 अंकी वाले, 20 से 20, 21, 22, 23 और आपके 4 अंकी वाले रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम दोस्तों 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले जो प्रश्न रह गए हैं वो सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे। ओके, तो अभी जो मैंने आपको 2 अंकी वाले सभी को आपको बताया, सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, साथ ही ऑब्जेक्ट तैयार कर लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता चुका हूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जाम के, उन्हें भी आपको तैयार करते जाना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।